नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजत समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। लोक सेवा दिवस कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे की मजबूती में लोक सेवकों की भूमिका है अहम। चूरू में बोले सीएम श्री भजनलाल शर्मा, बोले पीएम मोदी का शेखावाटी से बहुत लगाव, यहाँ का किसान और निभाता है दृढ़ता से अपनी जिम्मेदारी। सीकर के डांसरौली पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, ईश्वर राम हिंडाला की प्रतिमा का किया अनावरण। मलसीसर डैम का सीएम श्री शर्मा ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में लोक सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इसी दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम श्री शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाए रखने में लोक सेवकों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की योजनाओं से लाभान्वित करना बेहद जरूरी है एवं इस कार्य के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लोक सेवकों की है। उन्होंने कहा कि लोक सेवक को सुशासन के लिए कर्तव्य निष्ठता, दृढ़ इच्छा शक्ति और पूर्ण संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। गत एक साल में दर्ज लगभग 33 लाख मामलों से 99% से अधिक निस्तारण हो चुके हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। शिकायत निस्तारण का औसत समय घटकर 15 दिवस रह गया है तथा संतुष्ट व राहत प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें और कमी आए, ये घटकर के और आए। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये और भी घट करके आए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति अभाव में जब लोक सेवक के पास आता है तो पूर्ण जिम्मेदारी से उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए। उन्होंने आमजन को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए लोक सेवकों को निरंतर जन सुनवाई करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हमें टीम भावना के रूप में सार्वजनिक हित और लोक कल्याण के साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। वहीं आप सभी को बता दें कि भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर संकल्प दिवस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ 7 बार लगातार विधायक रहे हैं। एक जन प्रतिनिधि के तौर पर आमजन की सुबह से ही जन सुनवाई करते रहे हैं। आप सबका साथ सबका विकास में विश्वास रख चूरू में विकास के काम भी करवा रहे हैं। हमारी सरकार ने भी बजट में चूरू में विकास की गति को तेज किया है। आप सभी को बता दें कि कांग्रेस ने यमुना के जल के नाम पर धोखा दिया। कांग्रेस का शेखावाटी के विकास से नाता नहीं है। मैंने हरियाणा चुनावों में कहा था कि शेखावाटी की जनता की आत्मा भाजपा के साथ है, इसीलिए कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। अब यमुना जल टास्क फोर्स बनाई गई है। जो संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया उसको एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आपने देखा हमारे जो किसानों के बेटे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का शेखावाटी से बहुत लगाव है। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा ये शेखावाटी के वो लोग हैं, यहाँ का किसान धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है और मेरे वो किसान का जवान देश की सीमाओं पर सुरक्षा करता है। सबसे ज्यादा सैनिक भाई हैं तो मेरे शेखावाटी के अंदर हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के सपनों को अगर कोई तोड़ेगा तो उसको कितना पाप लगेगा, ये आप मुझे बता दीजिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं का, क्योंकि 2014 के बाद का परसेप्शन आपने देखा है, क्योंकि राजनीतिक दलों और राजनेताओं को बदलने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर दिया है। मजबूर इसलिए कर दिया कि चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये अगर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चूरू में जनसभा को संबोधित करने के बाद झुंझुनू के मलसीसर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री का जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आम जनता ने भव्य स्वागत किया। इसी दौरान सीएम श्री शर्मा ने मलसीसर डैम का निरीक्षण किया और डैम से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मलसीसर से सीएम श्री भजनलाल शर्मा दाता रामगढ़ के डांसरौली के लिए रवाना हो गए।
यहाँ आमजन ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी के बाद सीएम श्री शर्मा ने डांसरौली में ईश्वर राम हिंडाला की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ईश्वर जी हिंडाला को नमन करता हूं, जिनका पूरा जीवन गौवंशों की सेवा के साथ समाज के लिए समर्पित रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, किसान हमेशा अग्रणी अन्नदाता है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि हमने किसान सम्मान निधि को बढ़ाया है। किसान वर्ग को प्रत्येक क्षेत्र में लाभ मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पिलानी विधानसभा में जल प्रबंधन के लिए पूर्व में स्वीकृत लगभग 27 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ये राशि पिलानी के पेयजल संकट को दूर करने के लिए उपयोग की जाएगी। साथ ही उन्होंने यमुना जल वितरण के लिए 3 पाइपलाइनों की योजना का भी जिक्र किया और हर वायदे को पूरा करने का भी आश्वासन दिया। मुझे पता है, मैं अभी कह रहा था कि पिलानी में हमारी माता बहनों की संख्या, और मुझे पता है मेरे को किस इंगित करने के लिए आई है, ये मैं जानता हूं, इसलिए उसकी तैयारी करके मैं भी आया हूं। आप चिंता मत करिए। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ, जिस आत्मीयता के साथ 16 महीने पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और हमने संकल्प पत्र के अंदर जो आपसे वायदे किए थे, मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में हूं कि हमारी सरकार एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेगी। ये मैं विश्वास से कहना चाहता हूं। मैंने ध्यान देता हूं, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा राजस्थान में पानी की आवश्यकता है। हमारी सरकार आते ही हमने सबसे पहले पानी पर काम किया। दूसरा विषय हमारा बिजली का था, तीसरा हमारा युवाओं के रोजगार का, और चौथा हमारे राजस्थान में उद्योग का। हमने उन विषयों को लेकर के काम किया है। सबसे पहले राजस्थान में पानी के लिए काम किया। हमारी 17 जिलों की आरसीबी की योजना, रामचल सेतु योजना के लिए हमने काम किया, और लास्ट 1 साल के अंदर 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सबसे बड़ी योजना का शिलान्यास करने का काम किया है। दूसरी हमारी योजना, यमुना का पानी हमारे शेखावाटी को मिले। मुझे पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस शेखावाटी से बहुत लगाव है। वो शेखावाटी के भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने कहा कि यमुना का पानी शेखावाटी को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने झुंझुनू दौरे के दौरान बग्गड़ कस्बे को पर्यटन सर्किट में शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बग्गड़ की प्रसिद्ध हवेलियां और शेखावाटी के प्रवासी उद्योगपति विश्व भर में अपनी पहचान बना चुके हैं। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन योजना में बग्गड़ को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्थानीय कार्यकर्ताओं और विधायक श्री राजेंद्र भांबू का धन्यवाद किया और कहा कि सभी चुनावी वायदे पूरे होंगे। मैंने यहाँ की पुरानी हवेलियां, सही कह रहे थे, यहाँ शिक्षा की नगरी बग्गड़ को कहते हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, आज हमारे मुकेश जी ने कहा है, मैं इतना ही कहूंगा कि इस बग्गड़ को पर्यटन के सर्किट में जोड़ करके यहाँ की शेखावाटी की हवेलियों को जोड़ते हुए यहाँ पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे उनको ग्रामीणों को लाभ मिल सके और हमारी जो धरोहर है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास और विरासत भी साथ साथ चलने चाहिए। यह शेखावाटी का क्षेत्र हमारा विरासत है। यहाँ की अगर हवेलियों को आप देखेंगे तो ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जो शेखावाटी की पहचान हमारी उन हवेलियों से है। और दूसरा काम, ये शेखावाटी वो शेखावाटी है, यहाँ के जो हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई हैं, हमारे उद्योगपति हैं, उन्होंने दुनिया में नाम किया है। क्योंकि मैं देश के किसी भी प्रदेश में जाता हूं तो मेरे को शेखावाटी के लोग मिलते हैं, उद्योगपति मिलते हैं जहां उन्होंने जाकर के, लेकिन आज इतना विश्वास है कि वो अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, अपने विचार से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कार से जुड़े हुए हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे राजस्थान का
और हमारी शेखावाटी का पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौता राजस्थान के शेखावाटी अंचल में पर्याप्त जल उपलब्धता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसके धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध होगा और जल की समस्या का स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। झुंझुनू के पिलानी में यमुना जल को लेकर हुई अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें तय हुआ कि बिना जमीन अधिग्रहण के भूमिगत पाइपलाइन से पानी लाया जाएगा। श्री शर्मा रविवार को पिलानी स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान में यमुना जल समझौते की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते के तहत तालीवाला हेड से यमुना जल लाने हेतु प्रभाव प्रणाली कार्य योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार गंभीर है एवं इसी क्रम में जल संसाधन विभाग द्वारा अलग से अतिरिक्त मुख्य अभियंता यमुना जल का नवीन पद सृजित भी किया गया है। जयपुर के गवर्नमेंट प्रेस चौराहे के पास राजस्थान के पहले डिजाइनर खादी स्टोर सेवा का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने किया। इस अनूठे प्रयास का उद्देश्य खादी को आधुनिक डिजाइन और फैशन के साथ जोड़कर युवाओं में लोकप्रिय बनाना है। सेवा स्टोर न केवल खादी को एक नया स्वरूप देगा, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती प्रदान करेगा। अजमेर स्थित श्री जींद शासन तीर्थ क्षेत्र में पंच कल्याणक महोत्सव का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ। 41 साधु साध्वियों के दिव्य सानिध्य और देश भर से आए श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने आयोजन को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने महोत्सव में भाग लिया और आचार्य वासुनंदी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आयोजन से क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना का संचार हुआ। जो जन कल्याण उत्सव है उसके ऊपर यहाँ पे ये भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे इस मानव को आध्यात्मिक ज्ञान से और मानव के प्रति प्यार और प्रेम रहने की कहूँगा कि हमारे जितने ऋषि मुनि है, जिनके प्रवचन सुन के एक अच्छा जीवन जिए, हर मानव की हम सहायता करें और एक समरसता का भाव करें। कोटा के रघुराई एंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसी दौरान श्री बिरला ने कहा कि कुश्ती भारत की परंपरा और मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, जो युवाओं को गौरव दिला रहा है। समारोह में 800 पहलवानों ने मार्च पास्ट किया और खेल भावना की शपथ ली। वहीं राजस्थान कुश्ती संघ अध्यक्ष श्री राजीव दत्ता ने 60 वर्ष से ऊपर के राजस्थान केसरी पहलवानों को 10,000 रुपए मासिक सहायता देने की भी घोषणा की। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव अपने संसदीय क्षेत्र दौरे पर खैरतल तिजारा पहुंचे। उन्होंने सभागार में आयोजित दिशा बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। खैरतल के बाद वे अलवर में मिनी सचिवालय में दिशा बैठक और अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। बात अब कोटा जिले के सांगोद विधानसभा की, जहां ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने अपने सांगोद दौरे के दौरान क्षेत्र के बपावर कस्बे में विकास की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने बपावर कला में 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत लबानिया के सनखेड़ा में 55 लाख रुपए की लागत से नाला निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। आप सभी को बता दें कि इन शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि बपावर में विकास कार्य लगातार जारी है और आने वाले समय में ये और भी गति पकड़ेंगे। उन्होंने घोषणा की कि बपावर में जल्द ही करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से अटल पथ का निर्माण कार्य भी शुरू होगा, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में और भी अधिक सुविधा मिलेगी और सड़कों पर जल भराव की समस्या से भी निजात मिलेगी। जो सीएससी का काम था वो प्रारंभ नहीं हो पा रहा था और इसका एक जमीन का विषय जो था उसकी सभी लोगों से चर्चा करी और उसके बाद ये मेन रोड ही है और इस हाईवे से जुड़ती हुई है जगह उचित भी है और जहां हमारी पीएससी भी चलती है वहां भी एक डॉक्टर डिस्पेंसरी चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोगों को तुरंत अगर रात में कभी भी कोई सेवा की जरूरत होती है तो वहाँ ऐसी सेवा रहे, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक भी हमारी सरकार शुरू कर रही है
और उसके साथ साथ एक डॉक्टर बैठे वहां, और उसका निश्चित रूप से लाभ सभी हमारे बपावर पूरे क्षेत्र को मिले। ये जो जगह है, अभी मैं देख रहा था तो लगभग एक सर्वे करवाया है, उसमें इस रोड का सर्वे चल रहा है जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी। वो 2 करोड़ की लागत से जो इसका सर्वे हो रहा है, उसमें लगभग यहीं से ही बाईपास का भी प्रस्ताव है, जिससे ये उस बाईपास पे आ जाएगी। इसके साथ साथ आपका बपावर में हमारा अटल पथ बनेगा जो लगभग 2 करोड़ की लागत से होगा, उसका भी काम अतिशीघ्र चालू होगा, जिससे बपावर में हम यहाँ खानपुर रोड से प्रवेश करते हैं और बारान रोड पे निकलते हैं। ये सब रोड पूरा सीसी बने, दोनों तरफ बढ़िया नालियां बनेंगी जिससे आवागमन में दिक्कत ना हो, और पर भी पानी बढ़ता है उधर अपना जीएसएस रोड की तरफ, उससे भी समस्या से निजात मिले। वहीं ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सांगोद विधानसभा के मोई खुर्द में उजाड़ नदी पर बनने वाली पुलिया का शिलान्यास किया। किशनपुरा ग्राम पंचायत के मोई खुर्द में डेरू माता जोलपा की ओर नदी पर करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये पुलिया बनेगी। इस दौरान मंत्री नागर ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था में भाजपा सरकार के सुधारों को गिनाते हुए कहा कि जहां पहले लोगों को घंटों बिजली कटौती का सामना करना पड़ता था, वहीं अब गर्मी में बिना किसी कटौती के लगातार लोगों को बिजली मिल रही है। उन्होंने किसानों को खेतों में बिना रुकावट 6 घंटे लगातार बिजली मिलने की भी बात कही। पावर से उमरदा, रेलावद और खड़िया होते हुए कमोलर तक का रोड है, जो उसकी वाइडनिंग भी होगी, चौड़ाईकरण भी होगा और सुदृढ़ीकरण भी होगा, जिससे वहाँ के निवासी जो टूटे फूटे रोड पर चलना था उसको सुविधा मिलेगी। यही नहीं, मैं अभी यहाँ आया हूँ, ये हिंगी मोई गाँव, इसमें मोई खुर्द गाँव में, तो इसकी हालत ऐसी थी कि यहाँ के लोगों को अपने खेतों पर जाने के लिए ये जो 12मासी हमारी उजाड़ नदी है, इसके पानी में ट्यूब में हवा भरकर उस पर तैर कर महिलाएं जो अपने खेतों पर जाती थी उनको बड़ी समस्या होती थी। आज उस पर 4.5 करोड़ की लागत से जो पुलिया बनेगी, उनके खेत पर जाने का रास्ता भी आसान होगा, और उन महिलाओं के लिए जो समस्या थी वो बड़े पैमाने पर यहाँ गांव की समस्या थी। मैं चुनाव के समय आया था तो उसकी इनको सौगात मिली है। इस तरह की कई सौगातें हमारे इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो गांव से गांव जोड़ने के हों, चाहे गांव से खेत के माध्यम से जोड़ने के रोड हों, आज इस पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ पर धान की पैदावार होने लगी है, जिससे ट्रैक्टर भरी बरसात में जब खेतों पर जाते हैं तो इतना कीचड़ हो जाता है कि वहाँ से अपने फसलों को लाना मुश्किल होता है। उसके लिए हम हर खेत तक रास्ता बनाने के लिए इस रोड की सुदृढ़ीकरण की एक योजना बना रहे हैं, और उस पर विशेष पैकेज के रूप में मुझे मुख्यमंत्री जी ने भी 25 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके लिए उसका उपयोग होगा। तो वो खेत तक हम ग्रेवल रोड, जीएसबी रोड बना करके वहाँ तक का रास्ता आसान करेंगे। वो नरेगा के माध्यम से भी प्रयास कर रहे हैं, तो विकास के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। सांगोद विधानसभा के क्षेत्र में पूरे विकास के लिए जो सांगोद से और जो कवाई का रोड जो था, वो हाईवे था, उस पर भी 19 करोड़ की स्वीकृति जारी हुई है, जिससे कि यहाँ से बपावर और वहाँ तक के लोगों को आसान होगी। वो टूटा फूटा रोड हो गया था सांगोद बपावर के बीच का, उस पर भी 19 करोड़ की स्वीकृति, कई स्वीकृतियां ऐसी जारी हुई है जिसका लाभ इस विधानसभा क्षेत्र को मिल रहा है। वहीं ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में सांगोद विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री ने हर खेत को पानी, हर खेत तक रास्ता के अपने संकल्प को दोहराते हुए मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़कों की स्वीकृति और रास्ता खोलो अभियान पर चर्चा की। उन्होंने इसी संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री नागर ने मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़क, खेल मैदान एवं शमशान के विकास कार्यों को प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने विधायक कोष से सांगोद क्षेत्र के लिए स्वीकृत कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। भजनलाल सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना प्रदेश के बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों के दर्शन का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। रेल और हवाई मार्ग से करवाई जा रही ये यात्रा पूरी तरीके से निःशुल्क है, जिसमें भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल है। रामेश्वरम से लेकर काठमांडू तक की यात्राएं इस योजना के अंतर्गत करवाई जा रही हैं।
राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने हमारे राजस्थान और हिंदुस्तान के महान तीर्थों की, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराने का निर्णय लिया है और इस संबंध में बजट घोषणा भी की है। और इस संबंध में हवाई यात्रा के द्वारा और रेल यात्रा के द्वारा राजस्थान सरकार अपने स्वयं के खर्चे पर सभी सुविधाओं के साथ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती, ताकि वे हमारे विरासत और विकास के साथ जुड़े रहें। तीर्थ स्थान हमारी विरासत हैं, उनसे जुड़ाव रहे, जानकारी रहे और तीर्थ यात्री बनकर के जो भी हमारा तीर्थ यात्रा पर जाता है वो हमारे राजस्थान की पहचान है। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को कि रेल मार्ग द्वारा भी बहुत बड़ी संख्या में तीर्थ यात्राओं को विभिन्न धार्मिक स्थलों पर, जिसमें 4 धाम भी शामिल है, और इसी तरह अयोध्या, काशी और अन्य धाम भी यात्रा कराई जाती है। और कुंभ में भी राजस्थान सरकार ने यात्राएं करवाई और रेल यात्रा के द्वारा भी कुछ लिमिटेड स्थानों पर तीर्थ यात्राएं करवाई जाए। उसके लिए भी आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा राजस्थान वासियों से निवेदन है कि वो आवेदन करें। पूर्ण पारदर्शिता से लॉटरी से उनका चयन किया जाता है और जिन जिन का चयन होता है वो सरकार पूरे खर्चे के साथ, पूरी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा करवाती है। इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। 4 धाम की यात्रा सरकार ने जो की है वो बूढ़ों के लिए बहुत अच्छी है और जो नहीं जा सकते हैं वो सरकार ट्रेन वगैरह व्यवस्था करके पूरी खर्चा उठा के तो सरकार वो भेज रही है, वो सबसे अच्छा है और बढ़िया है। और इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। योगाराम जी मंत्री साहब और गजेंद्र सिंह शेखावत साहब और बनलाल शर्मा मुख्यमंत्री साहब को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ये बहुत बढ़िया स्कीम है और बूढ़ों के लिए जो नहीं जा सकते हैं और सरकार ये स्कीम चला रही है, ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बढ़िया है। धन्यवाद दे रहा हूँ सरकार को, मुख्यमंत्री जी को। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के न्यायालय परिसर में रविवार को न्याय की देवी की प्रतिमा, नवनिर्मित पार्क, सीसीटीवी कैमरा और बरामदा का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। इसी मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधिपति मनोज गर्ग और फरजंद अली ने पर्दा हटाकर लोकार्पण किया। इसी दौरान बार एसोसिएशन संगरिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में न्यायाधिपति मनोज गर्ग और फरजंद अली का स्वागत सम्मान किया गया। बात अब उदयपुर की, जहां उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत की पहल पर केंद्र सरकार ने 195 गाँव में डामरीकरण सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। देखिए, उदयपुर और सलूमर में 195 बस्तियों को जोड़ने का, जिसको अपन फला कहेंगे, उनको जोड़ने का केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो 4था चरण है उसमें अनुमति दी है। उसमें 136 सड़कें तो उदयपुर जिले की हैं और 59 जो है वो सलूमर की है। और सलूमर की यदि बात करें तो उसमें ब्लॉकवार सराड़ा में 4 गांव हैं और जयसमंद में 10 हैं, सेमारी में 5 हैं, लसाड़िया में 14 हैं, जलारा में 13 और सलूमर में 13, जो अलग अलग वहाँ के ब्लॉक हैं। मुझे लगता है ये जो एकदम पहाड़ी एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उसमें जो बस्तियां हैं, फले हैं, उनको जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जो काम किया है ये अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है। लोगों को सुविधा मिलेगी आने जाने की। कई बार कोई मरीज आता है, कोई कृषि उत्पाद है, उनको मंडी तक पहुंचाना, ये तो अपने आप में बड़ी बात है ही है। लेकिन ये जो लिविंग, जो अपने आप में जीवन को आसान बनाने वाला एक दृष्टिकोण लेकर केंद्र सरकार जो काम कर रही है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम थोड़ा बैकग्राउंड में याद करें तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की थी, वहाँ से लगाकर नरेंद्र भाई मोदी तक पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में सड़कों का जो जाल बिछाया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ बचे हुए और भी काम है, उनको तेजी से आगे बढ़ाएंगे और उनका ग्रामीणों की समस्या का समाधान करेंगे। नागौर जिले के डेह गांव में मायर भाषा राजस्थानी साहित्य का सम्मान एवं पोथी लोकार्पण उत्सव का आयोजन किया गया। इसी दौरान राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक और जालौर के विधायक जोगेश्वर गर्ग ने श्री गर्ग ने बतौर मुख्य सचेतक ये विश्वास दिलाया कि जिस दिन राजस्थान विधानसभा में राजस्थानी को द्वितीय राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होकर मेरे पास आएगा, उसे पास करने में 1 भी मिनट का समय नहीं लगेगा।
खंडेला कस्बे में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास विधायक श्री सुभाष मील के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इसी दौरान श्री सुभाष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये सड़कों की लंबे समय से हो रही मांग का समाधान है। उन्होंने क्षेत्र की पानी की समस्या का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इसके समाधान के लिए बजट स्वीकृत कर कार्य चल रहे हैं। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बहरोड में प्रथम श्रेणी बहुउद्देशीय जिला चिकित्सालय खोला गया है, जिससे पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। यह अस्पताल अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा और इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। टोडा भीम क्षेत्र में लगातार बढ़ते तापमान और तेज गर्मी के कारण मौसमी बीमारियों में इजाफा हो रहा है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। भजनलाल सरकार के निर्देश पर चिकित्सा विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हीट वेव की आशंका को देखते हुए विभाग ने लू से बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। नागरिकों से दोपहर में बाहर निकलने से बचने, हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त पानी पीने जैसी सावधानियों का भी पालन करने की अपील की गई है। राजस्थान अब विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भरतपुर जिले की 14 ग्राम पंचायतों में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने का अवसर मिलेगा। बयाना विधानसभा क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायतों बंद बारेठा, ब्रह्मबाद, खान सुरजापुर और खानुआ में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक उपकरणों का भी उपयोग किया जाएगा। आप सभी को बता दें कि जिनमें न्यूटन के नियमों को दर्शाने वाले मॉडल, सौर ऊर्जा किट, स्टार लेजर पॉइंटर और खगोल विज्ञान संबंधित चार्ट्स भी शामिल होंगे। इन प्रयोगशालाओं को विद्यार्थियों के लिए आकर्षक और प्रेरणादायक बनाने के लिए विशेष आर्ट वर्क और वॉलपेपर भी लगाए जाएंगे। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव के बढ़ते मामलों को लेकर भजनलाल सरकार गंभीर होती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बूंदी जिले के हिंडौली में उपखंड अधिकारी और राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के अध्यक्ष श्री शिवराज मीणा की अध्यक्षता में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मरीजों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था, वार्डों में कूलिंग की स्थिति की जानकारी ली और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही सेंट्रल लैब में एसी लगाने, मरीजों के बैठने के लिए बेंच और अस्पताल परिसर में पेड़ पौधे, छाया की व्यवस्था और सुलभ शौचालय निर्माण जैसे कई प्रस्ताव रखे गए हैं। ये कदम हिंडौली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक आत्मा माने जाने वाले लोक कलाकारों के लिए अब जोधपुर में एक बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लोक कला नगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में 500 से ज्यादा कलाकारों को आवासीय भूमि उपलब्ध करने के लिए पत्र सौंपे गए। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाकारों और घुमंतू जातियों को स्थायी आवास मुहैया कराकर उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इस योजना के तहत चावला गांव की जमीन पर ये कॉलोनी बसाई जा रही है, जो शहर के प्रमुख क्षेत्रों से भी निकट है। विधायक श्री देवेंद्र जोशी ने बताया कि योजना राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और कलाकारों को सम्मान देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। झुंझुनू में गर्मियों के मौसम में अस्पतालों के ओपीडी की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं की भी निगरानी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के खेतड़ी उप जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अक्षय शर्मा ने आज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अस्पताल में गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी, छाया और कूलर, पंखे जैसी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में ओपीडी समय के बीच में संस्था के विभिन्न विभागों और वार्ड का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मरीजों से उनके स्वास्थ्य संबंधित और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई तथा स्टाफ व्यवहार के बारे में जानकारी ली गई, जिसमें मरीजों द्वारा संतुष्टि दी गई। राजस्थान राज्य ओपन बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो चुकी हैं। जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र पर कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। परीक्षा 21 अप्रैल से 17 मई तक चलेंगी, जो दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार राज्य भर में परीक्षाएं निष्पक्षता से कराने के लिए सख्त व्यवस्थाएं की गई हैं। नकल रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। परीक्षा केंद्रों पर एक दिन पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, जिसमें बैठने की व्यवस्था, पेयजल सुविधा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे आदि शामिल हैं। इस कदम से ये संदेश गया कि सरकार न केवल शिक्षा के प्रति सजग है, बल्कि पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए भी प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार ने ओपन बोर्ड परीक्षा की शुरुआत की है, जो हर उम्र के व्यक्तियों के लिए खुली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये पहल शुरू की गई है, जिसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अब कोई आयु सीमा नहीं है। इस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा। रामगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ओपन बोर्ड सह प्रभारी श्री सुरेश नागपाल ने बताया कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा और किताबें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा इस परीक्षा में कोई लगातार परीक्षा नहीं होती है, बल्कि लंबे समय के गैप के बाद परीक्षा ली जाती है। इस योजना से अब व्यक्तियों को अपनी शिक्षा पूरी करने का एक सुनहरा अवसर भी मिलेगा। सरकार की योजना ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों की वजह से, पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, आर्थिक परिस्थितियों की वजह से अपने समय पर शिक्षा नहीं ले पाए, या तो उनकी शिक्षा बीच में बंद हो गई या शुरू से ही कोई प्रॉब्लम थी, यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था है कि कोई भी बच्चा 1 जुलाई को 14 वर्ष पूरे करता है, उसने कहीं भी कोई भी पढ़ाई नहीं की, सिर्फ उसके पास जन्म का प्रमाण पत्र है, तो वो आकर के ओपन बोर्ड में 10वीं क्लास में एडमिशन ले सकता है। और यही व्यवस्था सीनियर क्लासेज के लिए है। कोई भी बच्चा 1 जुलाई को 16 वर्ष पूरे करता है तो वो सीनियर क्लास में एडमिशन ले सकता है, बशर्ते कि उसने 10वीं पास कर रखी। लड़कियों की कोई फीस नहीं है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, और जो पुस्तकें हैं वो सारे विषयों की निःशुल्क दी जाती हैं। 17 विषय तो 10वीं क्लास में है और 21 या 22 विषय जो है वो 12th क्लास में। कोई भी बच्चा, कोई ऐसा है जिसने 8 से 12वीं पास कर ली, आज उसको लगता है कि मुझे बायोलॉजी से सीनियर करनी है, वो व्यवस्था है यहाँ पर। 5 साल में बच्चे को 10 चांस मिलते हैं कम से कम एक क्लास को पास करने के लिए। और कोई बच्चा अगर सेकेंडरी बोर्ड में सप्लीमेंट्री आ गया और फेल हो गया, यहाँ पर एक TOC की योजना भी है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। उसके तहत बच्चे के वही नंबर जो जिनमें वो पास हुआ है वो इसमें ऐड हो जाते हैं और बाकी 3 विषयों का पेपर दे करके बच्चा 10वीं पास कर लेता है। और एक और बहुत अच्छी व्यवस्था है, कई बच्चे अंग्रेजी से डरते हैं, गणित से डरते हैं, तो यहाँ पे बच्चा साइंस के बगैर, गणित के बगैर, अंग्रेजी के बगैर 10वीं पास कर सकता है। इतने विकल्प हैं और खर्चा बहुत कम होता है। कोई 100 साल का व्यक्ति भी यहाँ ओपन बोर्ड में अगर परीक्षा दे, उसको कोई गैप सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं किसी तरह का, और कोई उस पर एक्स्ट्रा व्यय नहीं होता। पहले क्लासेज लगती थी, ओपन क्लास लगती थी, 15 दिन का कैंप लगता था यहाँ पर, और उसमें भी गवर्नमेंट ने उसको ऑनलाइन कर दिया। यूट्यूब से लिंक निकाल के बच्चे बड़ी आराम से 15 दिन की ट्रेनिंग घर बैठे ले सकते हैं। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए भरतपुर के जिला RBM अस्पताल ने मरीजों और उनके परिजनों को राहत देने के लिए टेंट और पर्दे लगाए हैं। DDC पर छाया की व्यवस्था न होने पर अस्पताल प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है, ताकि दवाई लेने के लिए लाइन में खड़े मरीजों को लू से बचाया जा सके। अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने ये कहा कि नई बिल्डिंग तैयार होने पर मरीजों को और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। DDC पर धूप की वजह से मरीजों को छाया प्रदान करने के लिए, लू ताप से बचाने के लिए DDC के बाहर टेंट लगवाए गए। बात कितनी DDC है? 5 DDC। अपना नाम बता दें। डॉक्टर। भरतपुर में राज्य सरकार की तरफ से चल रही श्री अन्नपूर्णा रसोई में लाभार्थियों को सिर्फ 8 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिल रहा है। जहां कोई नहीं सोएगा भूखा संकल्प को साकार करते हुए ये रसोई कलेक्ट्रेट, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संचालित की जा रही है। महज 8 रुपए में भरपेट और पौष्टिक भोजन मिलने से लोग खुश तो हैं, साथ ही उन्होंने इस योजना के लिए CM श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया है। खाना अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया खाना मिलता है। दाल मिलती है, चावल मिलते हैं, रोटी मिलती है, अचार मिलता है और अच्छी व्यवस्था भी है, पानी ठंडा भी मिलता है। और मुख्यमंत्री जी ने जो भी खाने की व्यवस्था करी है, अच्छी व्यवस्था करी है। भीलवाड़ा के मांडल ब्लॉक स्थित महात्मा गांधी राजकीय बालिका विद्यालय में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा पद्धति लागू की गई। छात्राएं अब स्मार्ट टीवी, डिजिटल बोर्ड और विजुअल लर्निंग के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। राजस्थान सरकार की ये पहल ग्रामीण शिक्षा में तकनीकी क्रांति की दिशा में अहम कदम है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से विद्यालयों में स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल लगाया गया है, जिसकी
अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि मल्टी टच, और ये कंप्यूटर का कार्य भी करता है। लगभग 65 इंच की एक स्मार्ट टीवी है, जिसके थ्रू जो है हमारे स्कूल के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, और इसके द्वारा जो है बच्चों में ऑडियो विजुअल लर्निंग इससे बढ़ रही है, बच्चों की लर्निंग प्रोसेस इससे बढ़ रहा है। टीचर्स इस ट्रेडिशनल जो ब्लैक बोर्ड की बजाय डिजिटल ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हुए टीचर्स ने हमारे जो है बच्चों को पूरी तरह से इसको बनाने का प्रयास करते हैं, और इस स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल के उपयोग से बच्चों में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। बच्चे जो है वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका फ़ायदा बच्चे उठाते हैं। कभी कभी टीचर्स नहीं होने पर जो है स्मार्ट टीवी के थ्रू बच्चों को हम उनके सब्जेक्ट का लर्निंग कराने का प्रयास करते हैं, और इस टेक्नोलॉजी से जो है मंडल के अनेक विद्यालयों में और हमारे विद्यालय में भी इससे बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता इससे बढ़ रही है। क्या नाम सर आपका? लोकेश आसोपा, प्रिंसिपल, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मॉडल। जो स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल है हमारे पास, वो स्मार्ट बोर्ड का काम तो कर ही रहा है, साथ ही उसमें हम लोग कोई ऑनलाइन क्लास अगर हमको चलानी है, जैसे ई कक्षा या फिर जो भी गवर्नमेंट से हमारे पास कोई भी लिंक आता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर पाते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात हुई थी, वो भी हमने बच्चों को दिखाया था, परीक्षा पे चर्चा, वो भी बच्चे इससे आसानी से देख लेते हैं। उसके बाद जो भी हम लोग इस पे पढ़ाते हैं वो हम इस पे सेव भी कर लेते हैं, और सेव करने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से जो कक्षा ग्रुप हमने बनाया हुआ है उसके अंदर भेज भी देते हैं। उसी के बाद बच्चा घर पे जाके, अगर यहाँ पे कोई बच्चा मिस कर जाता है कोई क्लास, जैसे एब्सेंट है, तो कक्षा ग्रुप में वो उस चीज़ को पूरी तरह से अपने क्लास वर्क में एज वेल एज होमवर्क जो है वो नोट कर सकता है। उसी के बाद कोई ऑनलाइन चीज़ चल रही है, उसको हम स्टॉप करके उसी के अंदर बोर्ड के माध्यम से आगे उसके अंदर कुछ भी ऐड ऑन करना है तो ऐड करके आगे पढ़ा सकते हैं। स्मार्ट टीवी से मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मतलब इससे मतलब जब कभी हम हिंदी, इंग्लिश, साइंस वाले कोई सर क्लास में नहीं आते हैं, तो हम इसके ज़रिए खुद ही अपने क्लास चला के हिंदी, साइंस, मैथ्स कुछ भी पढ़ सकते हैं, और इससे मतलब काफ़ी बच्चों का डेवलपमेंट हुआ है। मतलब जो बच्चे मतलब ऐसे नहीं समझ सकते शिक्षक से, वो इससे समझ सकते हैं, और मतलब ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और हम मतलब इससे ना अपने जो मोबाइल में जो PDF जो सब्जेक्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको इसमें से ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार मतलब देश विदेश में जिस स्तर पर मतलब पढ़ाई की जाती थी, वो पढ़ाई अब राजस्थान के में भी चलने लगी है, एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो मतलब भी चलने लगी है। इससे मतलब हमें बहुत गर्व महसूस करते हैं, और है ना मतलब इससे जो बच्चा नहीं सीख पाता था वो सीख पाता है। बारां जिले की छीपावडौद अनाज मंडी में सोमवार से चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो गई है। FCI अधिकारियों ने तौल केंद्र का निरीक्षण कर छाया, पानी जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार की इस पहल से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है। जयपुर जिले के जम्बारामगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत राहौरी में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अटल स्मृति वन में सैकड़ों पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इन पौधों को आगामी दिनों में पंचायत के हर घर में वितरित किया जाएगा और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ग्रामीणों को सौंपी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा पिछले वर्ष शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया गया था। उसी कड़ी में हमारी ग्राम पंचायत राहौरी तहसील जमारामगढ़ जिला जयपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हरियालो राजस्थान का नारा देकर एक अभियान शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय विधायक श्री महेंद्र पाल जी मीणा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत राहौरी में भी एक पर्यावरण के लिए पेड़ों का एक बाग लगाया गया, जिसका नाम अटल स्मृति वन रखा गया। इसमें 651 पेड़ लगाए गए, और इसी कड़ी में अब इस वर्ष पौधों के लिए नर्सरी तैयार की जा रही है हमारी ग्राम पंचायत में, जिसमें 4000 पौधों थैलियों में बीज अंकुरित कर दिया गया है, और ये बीज बाहर निकलने लगे हैं। जुलाई के माह में बरसात होने पर हर घर में एक पेड़ दिया जाएगा, जिससे कि हमारी ग्राम पंचायत के साथ साथ पूरे तहसील और जिले का पर्यावरण संरक्षण अच्छा हो सके और हरियाली को बढ़ावा मिल सके। बढ़ते आगे अब बात करते हैं अजमेर के केकड़ी की, जहां सरवाड़ में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से एक नया भव्य भवन बनकर तैयार किया गया है, जिसमें जून से कक्षाएं शुरू होंगी।
इस छात्रावास में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की करीब 100 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री दी जाएंगी। भवन में 25 कमरे, एक कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और खेल कूद जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत प्रदेश के जल स्रोतों का तेजी से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुमेरपुर विधानसभा के तखतगढ़ में तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ये सौगात मिलने से नगरवासियों में खुशी की लहर है। तखतगढ़ में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत हो रहे तालाब सौंदर्यीकरण के काम ने अब रफ्तार पकड़ ली है। पहले चरण में 7 करोड़ 75 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि स्वीकृत होने के बाद कार्य लगातार प्रगति पर है। तालाब के सौंदर्यीकरण का काम होने से स्थानीय लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बजट 7 करोड़ और समथिंग पहले आया था जो फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में 2 करोड़ और कुछ 36 लाख समथिंग आया है और थर्ड फेज के लिए तैयारी जो है चल रही है, डीपीआर बन रही है उसकी। और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि पूरा जितना भी तालाब है वो तालाब का पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा अच्छे से। काम जोरों पर चल रहा है, जोरों पे, और 2 महीने के अंदर इसका जो है काम पूरा करके और इसका धूमधाम से इसका जो है अनावरण करेंगे। फर्स्ट फेज में 7 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। उक्त कार्य का कार्यादेश जारी होके 60% तक कार्य हो चुका है। उक्त कार्य निरंतर तेजी से चल रहा है। तत्पश्चात माननीय मंत्री महोदय द्वारा सेकेंड फेज के लिए 2 करोड़ 32 लाख रुपए तालाब सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत कराए हैं, जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री महोदय द्वारा 14 अप्रैल इसी अम्बेडकर जयंती के अवसर पर किया गया था। मौके पर कार्य सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार वैर विधानसभा में किसानों को खेती और बागवानी में अधिक लाभ दिलाने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। कृषि महाविद्यालय में किसानों और छात्रों को फलदार बगीचों के वैज्ञानिक रेखांकन का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि गर्मियों में गड्ढे बनाने से मिट्टी, कीट और रोगाणु मुक्त होती है और सिंचाई भी आसान रहती है। कोटा मंडल के डीआरएम श्री अनिल कालरा टीम के साथ छबड़ा स्टेशन पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि स्टेशन पर यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। पोखरण में जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता श्री भैराराम चौधरी ने बिजली संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पोखरण उपखंड कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित की। जन सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं ने वोल्टेज की समस्या, ट्रांसफार्मर की जरूरत, ढीले तारों और क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने की मांग की। अधीक्षण अभियंता ने अधिकारियों को इन समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए और उच्च अधिकारियों के निर्देशन में निस्तारण का आश्वासन भी दिया। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने सोमवार सुबह जिला सामान्य चिकित्सालय, महिला एवं शिशु अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गर्मी को देखते हुए पंखे, कूलर, पेयजल और ORS बूथ की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने हीट स्ट्रोक वार्ड सहित अन्य वार्डों की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज जो लू की और हीट वेव की एडवाइजरी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई थी पिछले हफ्ते से ही, वैसे अलवर में अभी तापमान बहुत हाई ग्रेड में हम नहीं गए, हम येलो अलर्ट में हैं, लेकिन आज हमने ये सोचा था कि हम एक बार अस्पताल का एक मुआयजा करें कि क्या क्या यहाँ कमियां हैं, क्या सुधार कर सकते हैं आगामी ऋतु में। तो देख के मैंने तो जाके सारे वार्ड्स में, OPDs में मरीजों से डायरेक्ट बात की। मरीजों द्वारा तो यही कहा गया कि अभी व्यवस्था ठीक चल रही है, हमें पानी भी मिल रहा है और पंखे हैं, AC हैं। फिर भी ये सामने से ये देखने को मिला है कि एक तो जो वाटर कूलर्स हैं उनकी थोड़ी सी सफाई में कमी पाई गई है। उनको बिल्कुल रिगरसली करके अगले 7 डेज में जितने भी वाटर कूलर्स हैं उनको सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ में जो बाहर का स्पेस है अस्पताल का, जहां मरीज बहुत सारे बैठते हैं, खड़े रहते हैं, वहां पे कोई शेड की व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है अस्पताल द्वारा। तो आज मैं UIT की टीम को ये डायरेक्ट करूंगी कि वो इस पूरे का एक सर्वे करें और हम 4-5 जगह और जहां मरीज बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं वहां पे शेड लगाएंगे, पानी और ORS की व्यवस्था करेंगे। जो हमारा लू का वार्ड है वो अभी तो बिल्कुल साफ और अभी एक भी मरीज हमारे यहाँ नहीं आया हीट स्ट्रोक का, पर आगामी दिनों में उसको और बेटर करने के निर्देश प्रदान किए। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली, जिसमें गर्मी को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं,
टैंकर व्यवस्था, हेडपंप दुरुस्ती जैसे मुद्दों पर पीएचईडी और चिकित्सा विभाग को सजग रहने के निर्देश दिए। बारां जिले के अंता एनटीपीसी में अग्नि सेवा सप्ताह का समापन आग बुझाने के प्रदर्शन के साथ हुआ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने आग से बचाव के कई करतब दिखाकर लोगों को जागरूक किया। अग्निशमन कंपनी कमांडर श्री AK सिंह ने कहा कि इस तरीके के आयोजन लोगों को अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के उपाय सिखाते हैं। देश की प्रमुख छावनी में केंद्र और राज्य में भजनलाल सरकार के तहत नसीराबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पुराने जर्जर भवन को हटाकर नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। नए भवन में आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रतीक्षालय, बुकिंग कक्ष, पार्सल कक्ष और स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भजनलाल सरकार ने प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। केंद्र सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय ने 17 अप्रैल से कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक 74 लाख से ज्यादा किसानों ने फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और इस सुविधा से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बढ़ते आगे अब बात करते हैं जोधपुर जिले के लूणी की, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को प्रतिदिन साफ सुथरे तरीके से गर्मा गर्म पोषण युक्त भोजन परोसा जाता है। सप्ताह के सभी दिनों में अलग अलग प्रकार का भोजन दिया जाता है, जिसमें एक दिन फल भी शामिल होते हैं। रसोई में साफ सफाई और पोषण का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय संजय कॉलोनी लूनी में MDM मध्याह्न भोजन बनाया जाता है, जो बहुत ही स्वच्छता के साथ बनाया जाता है। खाना बनाने से पहले सभी बर्तनों को धोया जाता है। सब्जियों, चावल सभी को धोकर काम में लिया जाता है। रसोई की साफ सफाई भी एकदम पहले कर दी जाती है। फिर भोजन पकाया जाता है। भोजन पकाने के बाद में बच्चों को लाइन से हाथ धुलाकर, थाली धुलाकर लाइन से खाना खाने के लिए बिठाया जाता है। फिर खाने को लाइन से परोसा जाता है। फिर भोजन मंत्र बोलकर सभी बच्चों को खाने की इजाजत दी जाती है। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा के दिहौली गांव में क्रिकेट लीग 2025 की शुरुआत हुई, जहां मुख्य अतिथि श्री राजकुमार तोमर और श्री राम राजपूत ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। टूर्नामेंट से ग्रामीण प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा मिलेगी। नागौर जिले के खियूंसर क्षेत्र में गर्मी से बेहाल पशु पक्षियों के लिए राहत भरी पहल की जा रही है। पंचायती राज विभाग के निर्देश पर पक्षियों के लिए परिंदे और दाना पात्र लगाए जा रहे हैं। वहीं जानवरों के लिए भी पानी की खेलियां बनाई जा रही हैं। ये प्रयास न केवल पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि जीवों के प्रति मानवीयता का भी परिचायक है। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए डीग शहर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली डीग शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई, जिसमें लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक अर्चना पिप्पल ने बताया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है और यह बच्चों के भविष्य को नष्ट कर देता है। इस रैली का उद्देश्य लोगों को इस अपराध के बारे में जानकारी देना और उन्हें इसके खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रेरित करना था। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।